नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। दिल्ली सल्तनत का तख्त एक ऐसा ऐतिहासिक मंच जहां सत्ता पाने के लिए कभी अपनों का खून बहाया गया तो कभी गुलामों ने सुल्तान का ताज पहना। जी बिल्कुल। और एग्जाम प्लस चैनल के इस विशेष गहन विश्लेषण सत्र में हम इसी रोमांचक इतिहास पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत से इसे डीकोड करते हैं। कहानी की नींव कहाँ पड़ती है? कहानी शुरू होती है भारत पर हुए शुरुआती मुस्लिम आक्रमणों से। यहाँ छात्रों में अक्सर एक वैचारिक उलझन देखने को मिलती है, अरब और तुर्क आक्रमणकारियों के बीच। हाँ, दोनों के आक्रमण का स्वरूप और भारत पर उनका प्रभाव काफी अलग था। तो अगर अरबों से शुरुआत की जाए तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था ना? जी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया था। और इसी घटनाक्रम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक नीति का जन्म होता है, जजिया कर। बिल्कुल, जजिया कर का मुद्दा एग्जाम्स के लिए हमेशा से एक फेवरेट टॉपिक रहा है। इसे एक सुरक्षात्मक कर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जी हाँ, इस्लामिक राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों से ये लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें राज्य की ओर से सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने इसे लागू किया तो कुछ लोगों को इससे छूट दी गई थी। एकदम सही। उसने बच्चे, बूढ़े, औरतें, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति और ब्राह्मण, इन 5 श्रेणियों को जजिया कर से बाहर रखा था। ये एक बहुत ही अहम तथ्य है कि शुरुआत में ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था। यहीं से जजिया कर की पूरी टाइमलाइन तैयार होती है, जो अक्सर परीक्षाओं में कालक्रम या मैच द फॉलोइंग में आती है। तो कासिम के बाद ये व्यवस्था तुगलक वंश तक ऐसे ही चले। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे बदलते हुए पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ये बहुत बार पूछा गया है। और फिर मुगल काल में क्या हुआ? अकबर ने अपनी उदार नीतियों के चलते इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया था। राजपूतों से गठबंधन मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम था। लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। जी, और अंततः उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला के समय इस कर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये टाइमलाइन कैंडिडेट्स को बिल्कुल रटी होनी चाहिए। खैर, अरब आक्रमण के बाद अब तुर्क आक्रमणकारियों की ओर मुड़ते हैं। यहाँ 2 नाम सबसे प्रमुखता से उभरते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। अक्सर लोग इन्हें एक ही पल्ले में रख देते हैं, लेकिन दोनों के मकसदों में जमीन आसमान का अंतर था। बहुत बड़ा अंतर था। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत में राज करना या साम्राज्य बसाना नहीं था। उसका ध्यान तो बस भारत की अपार संपत्ति लूटने पर था, ताकि वो अपने मूल राज्य को समृद्ध बना सके। बिल्कुल, और इसी वजह से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें सबसे विनाशकारी था 1025 ईस्वी का आक्रमण। जी, उसका 16वां आक्रमण, जब उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय वहां के शासक भीम प्रथम थे। लेकिन गजनवी सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, वो अपने साथ कई महान विद्वानों को भी लाया था। यहाँ से भी बहुत सवाल बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। सबसे पहला नाम आता है अल-बुरूनी का, जिनकी किताबुल हिंद उस समय के समाज का सजीव चित्रण करती है। और फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखी। और उद्बी की किताबुल यामिनी। ये सभी स्रोत मध्यकालीन भारत को समझने के लिए बहुत प्रामाणिक हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। गजनवी सिर्फ लूटना चाहता था, लेकिन गौरी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। मोहम्मद गौरी भारत में एक स्थायी तुर्क साम्राज्य की नींव रखने के इरादे से आया था। उसके युद्धों का क्रम परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। लेकिन वो वापस लौटा। ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध। और इस बार गौरी ने अपनी सैन्य रणनीति बदली और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में उसने राजा जयचंद को भी पराजित किया। और इसी के साथ उत्तर भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हो गई। जाते समय गौरी अपना विजित साम्राज्य अपने सबसे योग्य गुलाम को सौंप गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का 320 वर्षों का काल, जिसमें 5 वंशों ने राज किया। शुरुआत होती है गुलाम वंश से, जिसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। इसका समय 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। ऐबक का शासनकाल अनूठा था।
उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, सिपह सालार ही बना रहा। और अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया, मतलब लाखों का दान देने वाला। वास्तुकला में भी उसने कुतुब मीनार की नींव रखी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। लेकिन 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे आज पोलो कहते हैं, वो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश सत्ता में आया, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित की थी। परीक्षा के नजरिए से इल्तुतमिश की 3 नीतियां बहुत अहम हैं। पहली, इक्ता प्रणाली। हाँ, नकद वेतन देना संभव नहीं था, तो वेतन के बदले भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसे इक्ता कहा गया। दूसरी नीति थी दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी का निर्माण। ये 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक मजबूत गुट था, जो सुल्तान की शक्ति का स्तंभ बन गया। और तीसरी, शुद्ध अरबी सिक्कों की शुरुआत। चांदी का टका और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश ने ही चंगेज खान के आक्रमण से भी सल्तनत को अपनी सूझबूझ से बचाया था। इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक थीं। रजिया ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा का उपयोग करके जनता का समर्थन हासिल किया था। लेकिन अमीर सरदारों को एक महिला का राज करना रास नहीं आया, खासकर जब रजिया ने याकूत को अश्वसाला का प्रधान बनाया। बिल्कुल गुटबाजी बढ़ी। बाद में दबाव में रजिया को अल्तुनिया से विवाह करना पड़ा और अंततः साजिशों के चलते उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सत्ता आई गयासुद्दीन बलबन के हाथों में, जो खुद दल चालीसा का हिस्सा रह चुका था। इसीलिए बलबन जानता था कि सबसे बड़ा खतरा वे 40 सरदार ही हैं। उसने सबसे पहले उसी दल चालीसा को पूरी तरह खत्म किया। परंपराएं लागू की, जैसे सजदा और पैबोस। सजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पैबोस यानी पैर चूमना। उसने नौरोज का त्योहार भी शुरू किया। और सबसे अहम, विद्रोहियों को कुचलने के लिए रक्त एवं लॉ यानी ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति अपनाई। इस कठोरता ने गुलाम वंश को कुछ समय चलाया, लेकिन 1290 में इसका पतन हो गया। फिर आया खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल, सिर्फ 30 साल, 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की, लेकिन इस वंश का असली गेम चेंजर था उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन तो खुद को सिकंदर सानी कहता था, दूसरा सिकंदर। उसकी नीतियां सबसे आक्रामक और सुव्यवस्थित थीं। इक्ता प्रणाली खत्म करके उसने स्थायी सेना बनाई और नकद वेतन देना शुरू किया। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा भी शुरू की। इन सैन्य सुधारों का खर्च निकालने के लिए उसने भू राजस्व कर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। और सैनिकों द्वारा लूटे गए धन यानी खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। इतने भारी कर के बावजूद सेना को कम वेतन में संतुष्ट रखना बड़ी चुनौती थी। यहीं आती है उसकी सबसे प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ताकि महंगाई ना बढ़े, उसने हर चीज के दाम फिक्स कर दिए थे। और इसे लागू करने के लिए शहना-ए-मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया। नियम इतने कठोर थे कि अगर कोई व्यापारी कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इस खौफ ने बाजार को अनुशासित कर दिया। इसके अलावा अलाउद्दीन का दक्षिण भारत का अभियान भी अहम है, जिसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। दक्षिण विजय का उद्देश्य राज करना नहीं, सिर्फ धन लूटना था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने राय राया की उपाधि दी थी। लेकिन इस खौफनाक व्यवस्था का अंत मुबारक शाह खिलजी के समय बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुआ। वो मानसिक रूप से अस्थिर था। उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया और कभी-कभी दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाता था। और इसी पतन के साथ 1320 में खिलजी वंश खत्म हुआ और तुगलक वंश की शुरुआत हुई, जिसने सबसे लंबे समय तक 1414 ईस्वी तक शासन किया। संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ये वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने कृषि के लिए नहरों का निर्माण शुरू करवाया। और इन्हीं का प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ टकराव हुआ था, जब संत ने कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, जो सच भी साबित हुआ। अफगानपुर में लकड़ी का महल गिरने से गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इतिहास का सबसे पहेलीनुमा चरित्र, पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान, लेकिन उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। क्योंकि उसकी योजनाएं बिना सोचे समझे लागू की गईं। उसकी 5 असफल योजनाओं से बहुत सवाल आते हैं। पहली थी दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि।
सोच सही थी, लेकिन उसने ये तब लागू किया जब वहां भयंकर अकाल पड़ा था। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। दूसरी विफलता थी राजधानी परिवर्तन। दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा। लॉजिस्टिक प्रबंधन भयानक रूप से फेल हुआ और उसे फैसला वापस लेना पड़ा। तीसरी और सबसे दिलचस्प योजना थी सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन। उसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर था, लेकिन राज्य का कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं था, जिससे हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने बर्तन पिघलाकर जाली सिक्के छाप लिए। इसके अलावा खुरासान और कराचील के सैन्य अभियान भी मौसम और खराब रणनीति के कारण तबाह हो गए। लेकिन उसने किसानों की मदद के लिए दीवाने अमीर कोही नाम का कृषि विभाग भी बनाया था। और उसी के काल में मोरक्को का यात्री अब्न बतूता भारत आया था। जब एमबीटी मरा तो बदायूनी ने कहा था, जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। फिर सत्ता आई फिरोज शाह तुगलक के हाथों में। उसने स्थिरता लाने का प्रयास किया, जिसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। उसने किसानों के ऋण माफ किए, नहरों का जाल बिछाया और हक ए शर्ब नाम का सिंचाई कर लगाया। लोक कल्याण के लिए उसने मुफ्त अस्पताल, दारुल शिफा बनवाया, रोजगार दफ्तर खोले। और दासों के लिए नया विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। लेकिन वो रूढ़िवादी भी था। उसी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसके बाद तुगलक वंश कमजोर होता गया और 1398 में तैमूर लंग के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे सफर को देखें तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय की जरूरतों के हिसाब से बदल रही थी। आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। कॉन्सेप्ट्स को लॉजिक से समझिए। एग्जाम हॉल में कोई सवाल आपको डरा नहीं पाएगा। अगले गहन विश्लेषण में ऐसे ही और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक तैयारी करते रहिए। जय हिंद।